अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे डिजिटल फ्रीलांसिंग के एज ए फ्रीलांसर आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम हमारे कोर्स के अख्ताम एंडिंग की तरफ भी रवां दवा हैं। ये टॉपिक है और इंशाल्लाह इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक आएगा आपको। तो तकरीबन हमने डिजिटल मार्केटिंग के सब टॉपिक्स को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस भी आपने की, प्रैक्टिकल मशक भी की, और कौन सी भी चीज़ पर एक्सपर्ट बनने के लिए जो है आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। और मेरे मेंटर कहते हैं कि एक कोई बंदा जो है किसी टॉपिक पर रेगुलर लगा हुआ हो तो बाज़ाब्ता उस टॉपिक पर अच्छे से एक्सपर्टीज़ आने के लिए उस बंदे को जो है 5 से 10 साल तो लग जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों के मुकाबले में हमने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, हमने जो है ऐड रन्स किए, हमने हर चीज़ जो सीखी है उसको प्रैक्टिकल करके देखा। अब जो है ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जो चीज़ हमने सीखी है उसको अप्लाई कर हम पैसे कमाने वाले हैं। हमने जो काम सीखे हैं डिजिटल मार्केटिंग के उनको अप्लाई कर अब हम अर्न करने वाले हैं। और सेल्स के वीडियो में और उससे पहले के भी वीडियोस में मैंने बात बताई है कि अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट होती है, कि इंसान जो है ये जो अर्निंग होता है या जो सेल्स होता है ये लाइफ ब्लड होता है किसी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है सक्सेस होने के लिए और चलने के लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज के वीडियो में हम जो है डिजिटल फ्रीलांसिंग के बारे में तकरीबन जो है हर टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे और जो है उस पर जो है हम अच्छे से बात करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। डिजिटल फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? फ्रीलांसिंग नहीं, नाम से जो है बात इसके जो है गड़बड़ हो जाती है कि अगर मार्केट में, क्योंकि जो आम पब्लिक होती है उनको फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग के मायने नहीं मालूम होते, और फ्रीलांसिंग से वो समझ जाते हैं कि ये हमको काम फ्री में करके देंगे। आप किसी से कहें मैं फ्रीलांसर हूँ, अच्छा फ्री में काम करते हैं आप, तो ये बाज़ लोगों को गलतफहमी होती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको तो मालूम होता है कि नहीं, कि फ्री नाम में है, उसके अलावा कौन सा भी काम फ्री नहीं होता यहाँ पर। तो फ्रीलांसिंग के वर्ड से बाज़ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये काम फ्री में करने वाले हैं, या अरे भाई ये बंदा अपना टाइम ख़राब कर रहा है, फ्री में लोगों को काम करके दे रहा है। बल्कि फ्रीलांसिंग जो है ये है कि आप किसी को सर्विस उनके एम्प्लॉय बने बगैर दें। आप अपने होम ऑफिस से, आप अपने घर से, आप जो है दूसरे लोग आपको कोई काम आउटसोर्स कर दें और वो काम आप आपके घर से कर दें, ये फ्रीलांसिंग है। तो डिजिटल फ्रीलांसिंग के बारे में हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। अब पहला सवाल है कि सर इतने लोग हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है डिजिटल फ्रीलांसिंग में? देखो, मेरा मेथड और हमारे मेंटर का मेथड थोड़ा अलग है। बहुत से लोग आपको फीवर पर, अपवर्क पर और इसी तरह फ्रीलांसिंग के जो वेबसाइट्स है वहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल्स बनाने का सजेशन देते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ा ये है कि हम अपनी ख़ुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर हम जो है अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बनाएंगे। आपको पहला क्लाइंट बनाने के लिए, पहला क्लाइंट मिलने के लिए दुश्वारी होगी। जितनी दुश्वारी पहले क्लाइंट के लिए होगी दूसरे क्लाइंट के लिए उतनी नहीं होगी, और फर्स्ट 5 क्लाइंट्स के लिए उतनी नहीं होगी। उसके बाद फर्स्ट 50 क्लाइंट्स जो है उससे आसानी से बनेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग में या डिजिटल फ्रीलांसिंग में बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस एक चीज़ है कि खुद को हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी जो डिजिटल फ्रीलांसिंग आएगी ये B2B में आएगी, बिजनेस टू बिजनेस। आप एक फ्रीलांसर है, आप एक बिजनेस है और आप दूसरे बिजनेस का कुछ काम करके देने वाले हैं, तो ये जो है फ्रीलांसिंग में आएगा, B2B में आएगा। अब B2B है तो लाजिम है कि जो है कि लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे। शुरुआत में आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, तो शुरुआत में आपको लीड्स जमा करने पड़ेंगे। शुरुआत में डिजिटल मार्केटिंग के जितने टॉपिक्स आपने सीखे हैं वो आपको काम करने पड़ेंगे। अब देखो फ्रीलांसिंग का फ़ायदा क्या होता है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। भाई अगर कोई बंदा किसी को एम्प्लॉय रखता है तो एम्प्लॉय रखने के बाद जो है गवर्नमेंट के बहुत से रेगुलेशंस उसके साथ लग जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, फुला है, PF है, XYZ 10 किस्म के जो है एक्सपेंडिचर्स उनको बेयर करने पड़ते हैं। और जो है किसी को जब अपॉइंट करते हैं तो साल भर उनको तनख्वाह देनी होती है, काम हो या ना हो उनको तनख्वाह देनी होती है। और जो है बहुत से जो है ओवरहेड्स जो है बिजनेस पर उस एम्प्लॉय की वजह से आते हैं। लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जो टाइमिंग के लिए होते हैं, या जो है बस पर्टिकुलर चीज़ होती है कि एम्प्लॉय को आपको जो है
डेली 7 से 8 घंटे जो है ऑफिस पे रखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके अलावा भी काम हो सकता है। तो कंपनीज के लिए फ्रीलांसर को अपॉइंट करना एक अच्छी जो है चीज़ होती है कि एक बंदा जो है आप उनको टाइम पीरियड दे देंगे, डेडलाइन दे देंगे, उस डेडलाइन में जो है अच्छे से वो बंदा आपको काम करके दे देगा। और दूसरी चीज़ जो है, आप जब जॉब ढूंढेंगे या कंपनी किसी को अपॉइंट करेगी, तो हम लोग हैदराबाद में रहते हैं तो कंपनी हैदराबाद के बंदे को अपॉइंट करेगी या बंदे को हैदराबाद में आके जॉब करना पड़ेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग ये है कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपका एक क्लाइंट यूएस में है, दूसरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है, तीसरा क्लाइंट न्यूजीलैंड में है, चौथा क्लाइंट दुबई में है और पांचवा क्लाइंट खुद इंडिया में। आप आराम से घर बैठे बैठे और वो बंदा जो है वहां से आपको काम दे देगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि लाइफ का जो होता है ना कि जो खर्चा होता है लोगों का कम होता है, तो उनको कम आमदनी पे भी जो है कम पैसों में भी रख लेंगे तो वो कर लेंगे। इसलिए इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, टैलेंट भी ज़्यादा है और यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वो लोग इंडिया के बंदों को जो है तलाश करते हैं जो फ्रीलांसर के तौर पर उनको काम कर दें। वहाँ $1000 में हो रहा है तो यहाँ $500 में हो जाएगा। हमारे लिए $500 बहुत है, उनके लिए 1000 के मुकाबले में $500 कम है। तो फ्रीलांसिंग की जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको जो है दुनिया भर के काम आप कर सकते हैं, दुनिया भर के क्लाइंट्स को आप ले सकते हैं और दुनिया भर से लोग आपको अपना काम दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैदान बड़ा है। आप बोलेंगे मौलाना सॉरी सर, इतने बहुत से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो मेरे को कहाँ से मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कितने 1 लाख क्लाइंट होना है। आपको स्टार्टिंग करने के लिए 1 क्लाइंट से आपकी शुरू होगी, 2, 3, 4 क्लाइंट नहीं। आपका एक लिमिटेड बजट है, लिमिटेड पब्लिक है जिसके आप काम कर सकते हैं। तो लाखों करोड़ों हजारों लोग जो है अगर फ्रीलांसर्स हैं तो उसमें आप एक बढ़ जाएंगे तो आपको आपका हल्का मिल जाएगा। तो उनके होने से हमको परेशानी की बात नहीं है। और मज़े की बात यह है कि भाई देखो, किराने की दुकान होती है, उसी महल्ले में और एक किराने की दुकान खुलती है, तो वो सोचता है क्या मेरे पास ग्राहक कहाँ से आएगा। एक मदरसा होता है, वहीं पर खरीबो जवार में और एक मदरसा खुलता है, हालांकि ज़रूरत नहीं होती। क्या उस मदरसे को बच्चे नहीं आते हैं? आप कौन सा भी बिजनेस ले लो, कौन सी भी जो है फील्ड ले लो, लोग बढ़ने से डाइवर्सिटी बढ़ती है, लेकिन ये नहीं होता है कि सामने वाले को बिजनेस नहीं मिलता। क्या पता आपसे पहले जो फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, आप अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, आप अपने जो है तरीक़ेकार की वजह से, आप अपने जो है वादे के पक्के होने की वजह से आप आगे बढ़ जाएं। तो डिजिटल मार्केटिंग में, फ्रीलांसिंग में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। बस आपको जो है मैदान में ख़त्म रखना है। अब मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कि फ्रीलांसिंग में जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, कौन सी मार्केट है जिसमें जो है ज़्यादा आपको जो है फ्रीलांसिंग मिल सकती है और जो है क्या चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे जैसा इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स बढ़ जा रहे हैं, उसी तरह जो है डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नहीं फेसबुक एड्स के ऊपर कर सकते हैं, गूगल एड्स के ऊपर कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग पर कर सकते हैं, और इसी तरह जो है आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जो है फ्रीलांसिंग के तौर पर जो है प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। देखो भाई, मेरा होटल का बिजनेस है सपोज, ठीक है, मेरा पूरा फोकस होगा कि अच्छे से मेरा फूड जो है मैं अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सकूं। मेरा ये नहीं होगा कि जो है कि फेसबुक पर कितने लोगों को कैसा बढ़ाऊं, और मतलब कि तवज्जो तो जाएगी लेकिन मेरा वो फील्ड नहीं होगा। तो मेरा मेन फोकस होगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी मेरे फूड की या मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसकी अच्छी होना, और उस पर मैं जस्तजू करूँगा। तो जब उस पर मैं जस्तजू कर रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग के लिए दूसरे बंदों को अपॉइंट करूँगा। अब एजेंसीज पर जाएंगे तो वो बहुत दबा के चार्ज करेंगे। आप फ्रीलांसिंग के तौर पर उनको जो है अप्रोच कर सकते हैं और अप्रोच कर कर जो है उनको अपना ग्राहक क्लाइंट बना सकते हैं। चाहे ये हो, कौन सा भी बिजनेस ले लो, स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका मेन फोकस होगा कि वो क्वालिटी एजुकेशन दें, और जो है टीचर्स के ऊपर मैनेजमेंट फोकस करता है, और उसी की तरह जो है टीचर्स बच्चों पर फोकस करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने जो है अतराफ में चलते रहती है,
अब अगर उनको मार्केटिंग करना है, अपने बिजनेस को एम्पलीफाई करना है, तो वो बंदों को तलाश करेंगे जो वो काम उनके लिए कर देंगे। तो ये हमारे लिए जो है इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज अच्छे खासे हैं। तो आप जो है इन तमाम चीज़ों में कर सकते हैं। आप थोड़ा देखेंगे आपकी नीश में खुद आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात जो डिजिटल मार्केट ये फ्रीलांसर्स करते हैं वो गलत है। जी भाई, तो एक काम जो फ्रीलांसर्स जो है गड़बड़ का करते हैं बाज़ फ्रीलांसर्स से अक्सर, कि दे वांट टू बिकम एवरीथिंग टू एवरीवन। वो क्या चाहते हैं कि हम हर एक के लिए हर चीज़ बन जाएं। यानी आप पूछेंगे कि भाई मेरे को फेसबुक एड्स रन करना है, ठीक है मैं कर देता हूँ। मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, ठीक है मैं कर देता हूँ, मेरे से अच्छा कौन करेगा। मुझे एसईओ करना है, मैं कर देता हूँ। मुझे वेबसाइट बनानी है, मैं कर देता हूँ। मुझे जो है इमेज डिज़ाइन करना है, मैं कर देता हूँ। तो जो हर फन मौला होता है, मैंने कई मर्तबा कहा है, वो किसी फन का मौला नहीं होता। जो हर फन मौला बनना चाहता है वो किसी फन का मौला नहीं बनता। इसीलिए जो है शुरुआत में तो उनको क्या होता है कि वो थोड़ा सक्सेस जा रहे हैं वैसा दिखता है, क्योंकि क्लाइंट्स हर फील्ड में मिलते जाते हैं, लेकिन उनकी जो नीश की एक्सपर्टीज़ है वो नहीं रहती। इसलिए क्या होता है, वो फ्यूचर में जो है उनकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है, या थोड़ा करने के बाद जो है उनकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखना कि हम हर फन मौला बनने नहीं जाना। आपकी जो नीश है पर्टिकुलर, नहीं आप जो है एड्स रन कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उस पर फोकस कीजिए। वो एक पूरा ट्रेंड है ना, मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। आपको जो है पूरा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर देखना पड़ेगा। उसमें जो है आप अपने आप को पॉइंट्स दे लें। मैं हुआ तो इंशाल्लाह एक शीट आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो है आप खाका जो है 1 से लेकर 10 पॉइंट्स दे सकते हैं कि भाई मैं फेसबुक एड्स कर रहा हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं एसईओ कर रहा हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो 1 to 10 रेटिंग अपने आप को दे लेना कि मैं ये हिस्से में फिट करता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है कोई एजुकेशन वाला आ गया, स्कूल का मेरा जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, आप बोले ठीक है। कोई क्लॉथिंग का आ गया, अपैरल का आ गया, आप बोले मैं कर दूंगा। हर एक की तरीक़ेकार अलग होता है। हम लोगों ने कस्टमर अवतार पढ़ा है ना शुरुआत में, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कस्टमर अवतार अलग होगा, फूड का जो है रेस्टोरेंट्स का कस्टमर अवतार अलग होगा। इसी तरह आपका जो है क्या बोलते हैं, अगर क्लॉथिंग में चले जाएं उनका कस्टमर अवतार अलग होगा। और तीनों में जो है लॉजिक इस्तेमाल जो करना होगा, जो आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी वो अलग होगी। तो एट ए टाइम आप 3 अलग नीश में काम नहीं कर सकते। चाहे वेबसाइट ही क्यों ना बनाना हो, अलग अलग नीश में बनाएंगे, अलग अलग चीज़ों की बनाएंगे, तो आपके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं आएगी जो आना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हर फन मौला बनने की कोशिश नहीं करना। बनना है तो पहले एक फन का मौला बनो, फिर दूसरे फन का बनो, बराबर। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आप क्या सर्विसेज जो है नॉर्मली प्रोवाइड कर सकते हैं। एक सर्विसेज में जो है एक मार्केट रिसर्च भी है। नहीं, हम एक महदूद जरिए तक सोचते हैं, इसलिए हमको मार्केट रिसर्च की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम। मार्केट रिसर्च एक अहम टॉपिक है, जिसमें आप जो है मार्केट की रिसर्च, सपोज जो है आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, सपोज एक स्कूल के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो अब आपको जो है स्कूल के जो भी सिलेबस का स्कूल है, सीबीएसई हो, एसएससी हो, आईसीएसई हो, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, नहीं फीस ज़्यादा होगी तो अलग प्रोफाइल होगी, कम फीस वाले अलग प्रोफाइल होंगे। तो उनकी पूरी मार्केट रिसर्च करना कि कौन से लोग उनका अप्रोच हो सकते हैं, फिर उनको कैसे अप्रोच करेंगे, ये बाज़ाब्ता पूरी स्ट्रैटेजी बनाना और मार्केट रिसर्च करना कि किस जो है फेसबुक का ऐड करना बेहतर होगा, गूगल का ऐड करना ज़्यादा बेहतर होगा, एसईओ पे ज़्यादा फोकस करेंगे या जो है पेड एड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तमाम चीज़ें क्या होती है मार्केट रिसर्च के अंदर आती हैं कि इनका क्लाइंट जो है, इनका कस्टमर कहाँ पर मिलेगा, फेसबुक पर मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, लिंक्डइन पर मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या आती है मार्केट रिसर्च में आती है। उसके बाद जो है दूसरा जो है एसईओ के सर्विसेज हैं। बहुत से वेबसाइट से आप तलाश कर लो, इंडिया में एसईओ को जो है जानते ही नहीं लोग सही से। नॉर्मल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बड़े बड़े वेबसाइट देख लेंगे, उनका एसईओ जो है बिल्कुल बेकार होगा, नहीं बिल्कुल बेकार, फोकस ही नहीं है एसईओ के ऊपर। अब जैसा मैं कहूँ कि परसों वेबसाइट बताए ना, उसमें भी एसईओ नहीं है, हालांकि बड़ी है ना, नाम नहीं लूँगा, मुस्तफ़ा जानते हैं,
है ना, एसईओ नहीं है, फोकस नहीं करे। हालांकि अब जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं पूरे मैच्योर बंदे हैं, वो मैच्योर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है फोकस एसईओ पर नहीं होता, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। लोगों को फेसबुक एड्स में जो है सिर्फ बूस्टिंग ऑफ द पोस्ट मालूम होती है, उसके अलावा नहीं मालूम होती है। फेसबुक एड्स की एक अलग दुनिया है, आप लोगों ने एक हद तक सीखा है, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें महारत हासिल करें, गूगल एड्स पर महारत हासिल करें। नहीं, लेकिन आप ये ना कहें हाँ नहीं मैं सब पढ़ेगा हूँ, सब कर सकता हूँ। देखो टीचर्स जो होते हैं, आप जो है एक स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट हों तो 6 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो बात जो है आजकल उसको जोक्स भी बना रहे हैं। नहीं, अरे मैं नहीं पढ़ता भाई, कई गुने पढ़ते हैं। अरे 6 अलग अलग लोग पढ़ाने, मैं अकेला पढ़ना कहते 6 लोग जो पढ़ाते, वो कैसा हो सकता? उन्होंने अकेले नहीं पढ़ा सकते तो जो है मैं कैसा पढ़ सकता हूँ? तो ये नहीं, छिछोरेपन की बात है, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू है। टीचर्स वो तमाम चीज़ें पढ़कर आगे जाकर जो है वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। मैथ्स है, साइंस है, तेलुगु है, इंग्लिश है, उर्दू है, वो पढ़कर पूरे आते हैं, करिकुलम पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज़ उनकी एक में होती है, और जिसमें एक्सपर्टीज़ होती है वो उनको उसमें पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह आपने पूरी टॉपिक्स पढ़ी हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ पूरे टॉपिक्स नहीं है, बस टॉपिक्स तो ऊपर से भी चले गए होंगे प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से। तो आपको जिसमें दिलचस्पी है, जो नीश है, जिसमें आप एक्सपर्टीज करना चाह रहे हैं, उसमें आप काम करते रहेंगे, उसी तरह क्लाइंट्स को लेते रहेंगे, तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी और आप उस पर काम कर सकते हैं और अच्छे से कमा सकते हैं। बराबर। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स का क्या कहना? नहीं, लंबी चौड़ी बात क्या करूं मैं आपसे। फ्रीलांसर के बेनिफिट्स क्या है? आप फैमिली को टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। नहीं, लोग फैमिली को टाइम देने को तरसते हैं, जो जॉब करने वाला होता है वो जॉब तो करता है, फ्रीलांसर तो घर पर ही बैठकर करता है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि घर के में बैठकर एक सेपरेट रूम में बैठकर आप काम करें। तो बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसर क्या है कि आप किसी के मातहती में नहीं होते हैं। एम्प्लॉय जो है गुलाम कैसा होता है, एम्प्लॉयमेंट में आप होंगे तो किसी के सामने वाले की बातों को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके सामने झुकना पड़ेगा। तो बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसर जो है कि आप फ्रीलांसर जो है, आपने अपना जो है कोटेशन दे दिया, आपने अपना प्रपोजल दे दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया और जो है उसने एक टाइम लिमिट दे दी, उस टाइम में जो है आपने काम करके दे दिया, उन्होंने जो भी पेमेंट था आपको कर दिया। ठीक है। जॉब में क्या होता है, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, 10 से लेकर 5 बजे तक आपको जो है वहीं पर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फ्रीलांसर बोले तो जो है दिन भर घूमते फिरते रहे और आधा 1 घंटा काम कर लिए हो जाता, इसमें भी आपको जिम्मेदारी होती है, लेकिन जॉब की वैसी जिम्मेदारी आपको इसमें नहीं होती। और जॉब में क्या होता है कि आप काम कर लो, एक महदूद तनख्वाह आपको मिलती है। फ्रीलांसर में क्या है कि आज कम मिली, अगले महीने ज़्यादा हो गई, 2 क्लाइंट्स हो गए, उसके बाद के महीने में और ज़्यादा हो गए, क्लाइंट्स बढ़ते गए, या जो है क्लाइंट्स जो है आपका जो है डिमांड बढ़ते गए, एक्सपीरियंस बढ़ते गया, तो जो है आपको कमाई भी बढ़ते जाती है। और कमाई बढ़ती गई तो जो है क्योंकि अखराजात जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको उससे बेनिफिट्स भी होंगे। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्रीलांसर के, आप खुद उसको समझ सकते हैं। और आज फ्रीलांसर है, कल आप क्या करते हैं, अपनी एजेंसी खुद कायम कर ले सकते हैं। आज फ्रीलांसर है, कल क्या करे, दूसरे फ्रीलांसर को अपॉइंट कर लिए, तीसरे फ्रीलांसर को अपॉइंट कर लिए, टाई अप कर लिए और जो है अपनी एक एजेंसी बना लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्राइसिंग। यहाँ पर हम लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं। देखो प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, आप जो भी प्राइस देंगे सामने वाला उसमें निगोशिएशन करेगा नहीं करेगा, ये बोलो। हमारी शॉप है, करेगा। हाँ हमारी शॉप है, भाई की शॉप है, वहाँ मैं बैठता हूँ, तो जो है कि बाद वक्त कोई काम वाले ना हो तो जो है मैं एक ही प्राइस कह देता हूँ, तो वो खातून ना 10 रुपये भी कम नहीं करते आप, नहीं बिल्कुल ऐसा कहते हैं। तो लोगों को क्या होता है, चुकाने की आदत होती है, और ये स्किल्स भी होते हैं, निगोशिएशन स्किल्स, कि जो है कि आप कैसे कम से कम में जो है सामने वाले को हायर करेंगे। तो हमारे फ्रेशर हो तो हमारे अंदर क्या होता है कि अरे भाई नहीं
हम क्या बोलते हैं, चलो अपनी मेहनत ही लग रही ना, 5,000 का खर्चा हो रहा, चलो 7,000 दे दो, कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, तो मेरे को जो है 10,000 का खर्चा हुआ, चलो 2,000 भी ऊपर मिल गया, मेहनत ही जारी ना, और क्या होता, 12,000 में कर देंगे। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू प्राइस नहीं करेंगे आप काम, अकॉर्डिंग टू वैल्यू करेंगे कि आप सामने वाले बंदे को जो काम करके दे रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी है। अगर सामने वाले को आपके काम से 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है तो आप उससे 10,000 चार्ज करेंगे अगरचे आपका 1,000 रुपए में काम हो जाए, ठीक है ना। आपकी प्राइसिंग बेस्ड होगी वैल्यू पर, ना के पैसों पर, ना के कॉस्ट पर, वैल्यू पर। आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि आप जो है किसी को जो प्राइस देना चाह रहे हैं, आप 10x उसको फायदा पहुंचाना, 10x फायदा पहुंचाना, यानी आप 10,000 चार्ज कर रहे हैं तो सामने वाले को 1 लाख का फायदा होना। आप 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, सामने वाले को 10 लाख का फायदा होना। आप 10 लाख चार्ज कर रहे हैं, सामने वाले को 1 करोड़ का फायदा होगा। आप बताओ, किसी को 1 लाख का फायदा हो रहा है, वो आपको 10,000 देने को सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो हमको पहले तो प्राइसिंग ऐसी करना और सामने वाले को समझाना है कि भाई आप इतने देंगे तो मेरे को 10,000 देने, तो आप तो 90,000 और कमा रहे ना, आपका तो 1 लाख का फायदा हो रहा। तो आपको उनको मनवाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो जब जाकर होगा। तो इसमें निगोशिएशन भी होती है। रेट ज़्यादा बोलने की कोशिश करें कि अगर निगोशिएशन हुआ और क्लाइंट कहा कि नहीं भाई नहीं, इतने में नहीं हो सकता, तो आपके पास मौका हो कि आप कम कर सकें। नहीं, जान दीजिए एक 15,000 में नहीं, चलिए 12,000 देने कर दूंगा, 10,000 देने कर दूंगा, यहाँ तक आने का चांस हो। और आप क्या करें, प्राइस कम करें, सामने वाला जो है ठीक है बोल दिया, तो आप पछताएंगे, अरे ज़्यादा बोलता तो ज़्यादा भी देता था। होता नहीं होता ऐसा? हमारी दुकान में बातों का क्या होता है कि कोई ग्राहक जो है कम रेट कह दे, मतलब जो रेट कह दें वाजिबी कि हम चीज़ को दे सकते हैं, उसमें दे दिए तो जो है बातों का ग्राहक चला जाता, अरे शायद मैं कम कह दी, और भी कम हो सकता था। नहीं, अब ग्राहक चले गया या ले लिया तो क्या सोचेगा बाद में, अरे और भी कम मैं बोलता या बोलती तो जो दे देते थे, है ना। तो प्राइसिंग कम ना बोलें, ज़्यादा बोलें, कम करने का चांस हो। कम बोलेंगे तो जो है अब आप कम नहीं कर सकते, और कम नहीं कर सकते तो क्लाइंट चला जाएगा, वो तो निगोशिएशन करेगा ही करेगा। तो ये चीज़ तो मेरे पास कॉमन जो प्राइसिंग है मार्केट की जो चल रही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो जो है मैं आप लोगों के साथ वो शीट भी शेयर कर दूंगा। आप उसको देखकर अपने एरिया के हिसाब से जो है देख लें। और एक दूसरा तरीका ये आप कर सकते हैं कि आप जो है जो काम कर रहे हैं, आप जो नीश में जो है सर्विसेज दे रहे हैं एज ए फ्रीलांसर, आप 2-4 जो है मार्केट में, आपके शहर में, आपके एरिया में दूसरे लोग जो चार्ज कर रहे हैं उसको थोड़ा मालूम कर लें, कॉल के ज़रिए या फिज़िकली जो है विज़िट करके वो चीज़ को मालूम कर लें। तो मार्केट की जो प्राइसिंग चल रही है वही प्राइसिंग से आप भी काम कर दें, या उससे ज़्यादा ले लें या उससे थोड़ा कम ले लें, जो भी अगर आपको दिख रहा है कि वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, टू मच है, तो उसको थोड़ा कम ले लें। लेकिन ये थोड़ा एक सर्वे कर लें तो थोड़ा फ़ायदा होगा। एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रॉम जॉब। देखो भाई, ये तो उन लोगों के लिए है जो प्रेजेंटली जॉब पर हैं और उन्होंने एज ए फ्रीलांसर जो है अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। अब आप में से तो कोई भी जॉब पर बाज़ाब्ता, मतलब कि स्टूडेंट ही हैं पूरे, बाज़ाब्ता जो है ऐसा नहीं कि जो है कि सालों से जॉब कर रहे हैं अब एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे। देखो, जॉब में जो एक सबसे बुरी चीज़ होती है या जो इंसान उसमें फंसा हुआ होता है, वो तरक्की करना नहीं चाहता है ना। भाई इतनी हो गई ना, 1 लाख भी हो गई तो ना 1 लाख है ना, चलो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा, जैसा भी गुजारा चल रहा। लेकिन जब आपके पास मौके हैं कि आप जो वो 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप वो 1 लाख पर क्यों सेटिस्फाई है? आपकी कंपनी अगर आपको 1 लाख दे रही है तो वो 10 से 15 लाख, 10 से 20 लाख तो आपके जरिए कमा रही है, इसलिए तो आपको 1 लाख दे रही है, नहीं तो कहीं को देती। तो आपको जो है एक एग्जिट स्ट्रैटेजी फ्रॉम द जॉब, अगर आप एज ए फ्रीलांसर अपना कैरियर शुरू करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? फ़ौरन जो है चलिए भाई मैं अभी कल से आपके पास काम नहीं कर सकता बोल के रेजिग्नेशन लेटर देना, नहीं नहीं नहीं। देखो, जब आप जॉब का लोगों को जो फ़ायदा होता है, जिस वजह से लोग जॉब पर टिके हुए होते हैं,
वो रहता है कि उनके मंथली अखराजात होते हैं, खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं कि लाइट का बिल है, अगर घर का किराया तो घर का किराया है, बीवी बच्चे हैं तो उनका जो है मेंटेनेंस है। तो आपका जो मेंटेनेंस है, आप क्या करेंगे कि मेरे को महीने को जो है 30,000 की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप आपकी जॉब में से कुछ ना कुछ जो है हर महीना सेव करेंगे, और वो सेव कर कर जो है आप 6 महीने से 1 साल तक का जो है कम से कम इतना अमाउंट अपने बैंक में या घर में सेव करके रखेंगे कि अगर आप जॉब छोड़ने पर एज ए फ्रीलांसर जो है एकदम तो क्लिक नहीं होता बंदा, तो आप शुरुआत में जो है आपको 6 महीने से साल भर या 1 साल से 2 साल का बजट आपके पास होना, जिसकी वजह से आपको मंथली तौर पर आपके एक्सपेंसेस पर कुछ टेंशन ना हो। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नहीं, आजकल बीमारी है लोगों को कि घर बैठे बैठे कमाओ, इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई रियल इस्टेट में दे देता, कोई फिक्स डिपॉजिट रख देता। खैर फिक्स डिपॉजिट तो जायज़ भी नहीं है, तो लेकिन करते हैं लोग। तो उससे बेहतर है कि आप अपने अमाउंट को सेव करके रखें, जो भी तरीक़ेकार अपनाना है, और जो है आप मंथली तौर पर अपने अखराजात जो है 6 महीने साल भर तक वो आपके सेविंग से करें। उसके बाद जो है जब आप लाज़िमन फ्रीलांसर एज क्लिक हो जाएंगे तो उस वक्त तक आपको जॉब नहीं छोड़ना है, जब तक कि 1 साल भर तक के आपके एक्सपेंसेस आपके पास उतना अमाउंट बाकी ना रहे। वरना क्या होगा कि आप जॉब छोड़ देंगे, फ्रीलांसर के तौर पर कैरियर क्लिक नहीं होगा, ज़हनी तौर पर टेंशन में आ जाएंगे, और टेंशन में आने की वजह से जो है ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी हो कि भाई मेरे मंथली एक्सपेंसेस इतने हैं, 1 साल तक जो है मेरे को मंथली एक्सपेंसेस इतने हैं, 1 साल तक इतने 5 लाख की मिसाल के तौर पर ज़रूरत है, तो 5 लाख आ गए तो जो है मेरा 1 साल गुजर सकता है नॉर्मली। तो आप क्या करेंगे, जब जाकर अपनी जॉब को छोड़ेंगे, छोड़कर जो है फ्रीलांसिंग पर आ जाएंगे, अगर आप एज ए फ्रीलांसर और एज ए एजेंसी अपना काम करना चाह रहे हैं। लोगों को जॉब का जो सेटिस्फैक्शन है वो यही है कि मंथली के जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो जॉब की तनख्वाह की वजह से निकल जाते हैं, इसलिए लोग जॉब को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये है, थोड़ा गौर करें, गौर कर जो है आपको और भी एग्जिट स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो को फिर से रिपीट कर पीछे से देखें और अच्छे से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट है जो बात बार बार जो है कोर्स के शुरू से कहा जा रहा है कि अपनी नीश को सेलेक्ट करें। नीश में भी जो है सब नीश सेलेक्ट करें, जैसा डोमेन के साथ सब डोमेन होता है, नीश में भी सब नीश, ठीक है। प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विसेज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एसईओ सर्विसेज फॉर अपैरल्स, एसईओ सर्विसेज फॉर पर्सनल ब्रांड्स। तो ये आपकी खास होना। देखो डॉक्टर में जो है एक फिजिशियन होता है, एक न्यूरो होता है, एक आंख का डॉक्टर होता है, एक दिल का डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, एक गुर्दों का डॉक्टर होता है। तो नॉर्मल फिजिशियन के मुकाबले में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप ये बोलेंगे क्या डॉक्टर साहब आप दिल का देख रहे हैं, मेरे गुर्दे में दर्द हो रहा, आप नहीं बता रहे मुझे, डॉक्टर है ना आप भी? तो आप बोलेंगे नहीं माँ, आपको जो है दिल के और गुर्दे के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है, एरा गड्ढा चले जाएं। क्यों कि खाली दिल का बोले तो भाई वो पूरी बॉडी के बारे में तो पढ़ लिया है एमबीबीएस में, साथ में स्पेशलाइजेशन है उनका हार्ट के बारे में, और उनकी वैल्यू भी वैसी होती है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते। तो वैसा होता है कि आप नीश के अंदर सब नीश कि आप ये अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आपकी उस सब नीश में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको देंगे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अपनी नीश सेलेक्ट करें कि आप कौन से नीश में और कौन से बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद है डिज़ाइनिंग योर ऑफर। नहीं, आप सब नीश भी सेलेक्ट कर लिए, आपके टारगेट क्लाइंट्स भी आपको मालूम हो गया, तो आपको अच्छे से जो है ऑफ़र प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। आप जिसको भी क्लाइंट को आप जब जो है मिसाल के तौर पर ऑफ़र करना चाह रहे हैं, अपना काम देना चाह रहे हैं, यानी उनको जो है क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं, तो शुरू में जो है आप ईमेल के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। उनको क्या करेंगे, अगर उनकी वेबसाइट है, सपोज जो है उस वेबसाइट आप एसईओ करना चाह रहे हैं और उनकी वेबसाइट है, तो आप जो है एसईओ की साइट ऑडिट कर जो है उनके भेजेंगे एक मेल के ज़रिए कि जो है मैंने आपकी वेबसाइट को जो है स्कैन किया, तो आपकी वेबसाइट में जो है माशाल्लाह अच्छी खासी वेबसाइट है,
उसमें, लेकिन ये थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो एरर्स हैं एसईओ के, उनको आप दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी गूगल की रैंकिंग और ज़्यादा हो सकती है। तो एक 2-4 ईमेल के ज़रिए जो है एक हफ्ता 2 हफ्ते में जो है उनसे थोड़े ताल्लुकात कर लिए, या कॉल कर जो है उसके बाद जो है ताल्लुकात होने के बाद उनको कॉल कर ऑफ़र करें। तो जब उन्होंने आपको प्रोपोज़ल पूछें तो आपको उनका प्रोपोज़ल बनाना ज़रूरी है, और वो अच्छे से हों। पहले उनके बिज़नेस को पूरा रिसर्च करें, फिर उनसे जो कन्वर्सेशन हुई तो उससे मालूम करें कि उनका बिज़नेस क्या है, फिर एक अच्छा सा ऑफ़र बनाकर जो है उनके सामने प्रोपोज़ल को पेश करें। लाजिमन है कि जो है कि कोई भी जो है जल्दी एग्री नहीं होते, तो वो निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपके ऑफ़र में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई निगोशिएट करे तो आप अमाउंट को कम करने की इस्तिताअत रखते हो। अब उसके बाद जो है ईमेल आउटरीच एंड लीड जनरेशन। देखो भाई, मैं शुरू में भी बताया आपको कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फ्रीलांसिंग जो है ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। तो लोग शुरुआत में आपके पास नहीं आएंगे, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमने जो है लीड जनरेशन में और लीड ऑटोमेशन में जो है हमने देखा था कि ईमेल आउटरीच लोगों को कैसा करें। तो बिजनेस टू बिजनेस है तो आपको डायरेक्ट आउटरीच करना पड़ेगा, आपकी नीश में उन बंदों को तलाश करना पड़ेगा जिनके पास जो है वो टॉपिक में कमी है, उनका बिजनेस अच्छा है। देखो, जो डूब रहा है उसको आप सहारा नहीं दे सकते, जो कश्ती में अच्छे से चल रहा है उसकी कश्ती को स्पीड कर सकते हैं। कोई कश्ती डूब रही है, आपके अंदर अभी इतनी सलाहियत नहीं है कि आप उसको संभाल लें। आपको उन लोगों को तलाश करना है जिनकी कश्ती अच्छी नॉर्मल रफ्तार से चल रही है, बस उसकी रफ्तार बढ़ाने में आप मदद करेंगे। वरना क्या होगा, जो डूब रहे हैं उनकी मदद करने जाएंगे तो उनके साथ आप भी डूब जाएंगे। क्यों? डूबने वाला आपको पेमेंट सही से नहीं करेगा, और उसके जो है डिजिटल मार्केटिंग में या इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बिजनेस के मॉडल में या उसके प्रोडक्ट में या कस्टमर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो डूब रहा है, और आप उसको संभालने जाएंगे तो आप उसके साथ डूब जाएंगे। तो पहले आपको ऐसे बिजनेसेस को तलाश करना है आपकी नीश में, जो लोग जो है अच्छे से उनका बिजनेस रन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो हमने वो काम किया था ऑटोमेशन में, कि उनकी करंट स्टेट को देखना है और उनके डिजायर स्टेट को देखना है। कोई सा भी बिजनेस हो, वो अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो अपने आप को और बड़ा करना नहीं चाहता हो। तो आपको उनका करंट स्टेट मालूम करना है और डिजायर स्टेट आपको मालूम होना है। फिर आपको जो है उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ानी है कि नहीं भाई, इतना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपसे बड़ा कौन है? अडानी साहब थे, अंबानी साहब हैं, तो उन लोगों में टेंशन नहीं। आपसे ऊपर इनो है, इनो आपसे, इनका जो है इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा बिजनेस है। मैं आपके बिजनेस को एम्पलीफाई करने में मदद कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मेरी ये सर्विस है, आप इसको हासिल करें। लेकिन डायरेक्ट जाकर मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई आकर पहली वक्त में जो है आपको सजेशन दे तो वो बंदा जो है आपको घास भी नहीं डालता। तो उसके ऐसे क्या करना है, उसके ऐसे तरीक़ा ये है कि पहले उनका ईमेल एड्रेस हासिल करें, और ईमेल एड्रेस में जो है उनको जो है उनकी वेबसाइट के बारे में, सपोज एसईओ है तो उनकी वेबसाइट के बारे में उन पर तबसरा करें, साइट ऑडिट कर दें, पहले तारीफ़ करें और थोड़े इश्यूज़ को बताएं। लिंक्डइन पर उनको फॉलो करें, लिंक्डइन पर फॉलो कर उनकी पोस्टों को लाइक करें, कमेंट करें, तो आपसे अजनबियत जो है वो दूर हो। और जब ताल्लुकात हुए, आप उनको सर्विसेज फ्री में जो है अच्छी अच्छी बातें उनके बिजनेस के बारे में बताते रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद इस पोजीशन पर आप आते हैं कि आप, वो खुद या तो आपसे प्रपोजल पूछेंगे या आप खुद जो है, अरे भाई इसमें मैं आपको ये सर्विस दे सकता हूँ, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है लीड जनरेशन करने की, और उसके बाद जो है बंदों तक पहुँचने की। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब उसके बाद एक बात रहती है कि क्लोजिंग दी सेल। जब आप बिजनेसेस को आउटरीच होंगे तो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेंडिंग में नहीं डालना। ये रियल एस्टेट वालों के जो है एक टर्म वर्ड होता है, भिगने डालना मामले को, यानी डील देकर वो लोग खामोश हो जाते हैं, टच नहीं करते, सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते। हमको भिगने नहीं डालना है मसला, कि आप जो है सामने वाले से बात भी हो गई, डील भी हो गई, आप जो है फाइनल करने के लिए आप 2-3 महीने ले लिए, तो सामने वाले क्लाइंट का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता और जब तक आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता। दूसरी बात,
जो बंदे जो है आपके एक मेल पर ही आपके पीछे पड़ जाएं, हाँ भाई मेरे से सर्विसेज कर दो, तो 90% चांसेस है कि उनका बिजनेस डूब रहा है और वो समझ रहे हैं, गलत फहमी में है कि आप उसको सही से फ्लो करा सकते हैं। उनकी गलत फहमी है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, उनका प्रॉब्लम उनका बिजनेस, उनका प्रोडक्ट, उनका बिजनेस मॉडल या उनका कस्टमर रिलेशनशिप है। और वो आप कनाएंगे, आप भी उसको सहारा नहीं दे सकेंगे, वो आपको सही से पेमेंट नहीं कर सकेगा। और आपके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं दिया, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, कोई बंदा खुद ज़्यादा मसरूफ खुद को दिखा रहा है, यानी चांसेस ज़्यादा है कि वो उसका बिजनेस स्मूथ रन हो रहा है, वो समझता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बंदे को अगर आप ये कन्विंस कर सकें कि भाई आपका ये करंट स्टेट है, आप ये स्टेट में जाना चाहते हैं, मेरे पास एक ब्रिज है जिस ब्रिज के ज़रिए मैं वो वहाँ तक आपको पहुँचा दूँ, मेरे पास ऐसी सर्विसेज है या मैं ऐसा बंदा हूँ जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता। ये आप जब उसको समझा देंगे तो वो आपका हमेशा हमेशा का क्लाइंट बन जाएगा। जैसा फैमिली डॉक्टर होता है वो फैमिली क्लाइंट हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पर्सनल ब्रांड हो। फ्रॉम द डे वन मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग पर मेहनत करें। सोहेल को लोग पहचाने, कौन है सोहेल। अल्ताफ़ कौन है लोग जाने, हाँ भाई अल्ताफ़ के पास ये चीज़ का सोल्यूशन होता है। नहीं मुस्तफ़ा कौन है, नहीं HR हैं, ये लोगों के जहन में हूँ। जब जहन में होगा तो ही आप जहन में आएंगे ना। तो लोगों के जहन में अपने आप को, अपनी जो वो जो समझते हो नहीं, हम जो समझाना चाह रहे हैं उस अंदाज से लोगों पर वो बात को आपको डालनी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सनल ब्रांड पर मेहनत करें। नहीं आप जो नीश पर काम करना चाह रहे हैं उस पर पोस्टिंग करें, कंटेंट मार्केटिंग करें। अगर आपकी फील्ड वीडियो की है तो वीडियो मार्केटिंग करें, आपकी फील्ड SEO की तो SEO के ज़रिए जो है कंटेंट लिखकर अपने आप को जो है लोगों के सामने पेश करें। अखबारों में आर्टिकल्स आते हैं ना, किसी के वकीलों का आता है, कहीं पर किसी टॉपिक पर लिखने का माहिर होता है और लोग पढ़ते भी हैं कि अरे फुलां का, मौलाना खालिद साहब का, अरे ये आर्टिकल इनका ये अच्छा होता है, फुलां बिन फुलां का आर्टिकल अच्छा होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं कि आपको जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अपने पर्सनल ब्रांड को बनाएं। अगर आपको जो है ईमेल आउटरीच है, लीड जनरेशन है, पर्सनल ब्रांडिंग है, ये तमाम चीज़ों में जो है थोड़ी दुश्वारी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से एक बहुत वो वीक्स के हमारे वीडियो को सुने और उसमें जो बातें बताई गई है उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं और प्रैक्टिकल करें और अपने फर्स्ट क्लाइंट को तलाश करना शुरू कर दें ईमेल आउटरीच के ज़रिए, लीड जनरेशन के ज़रिए। तो आज हम इस टॉपिक पर, अपने इस फ्रीलांसिंग के टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।